गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में व्याकरण के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है धातु रूप क्रिया शब्द। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 धातु रूप क्रिया शब्द। क्रिया शब्द कहते हैं हम जो भी हम काम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सारे क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो हमारे क्या होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है या फिर किसी ने पढ़ लिया है या फिर पढ़ेगा, लिखेगा, पढ़ रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्रिया शब्द होते हैं। और जिन शब्दों से ये क्रिया शब्द बनते हैं या जिन शब्दों में प्रत्यय लगा करके ये क्रिया शब्द बनाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, धातु रूप। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिए गए हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। या अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है कि काम हो रहा है या हो चुका है या फिर होगा, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाक्य दिया है उदाहरण के रूप में, बालक है क्रीडति। तो इसका अर्थ होता है बालक खेलता है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेलने का। इस खेलने का काम का पता हम किस शब्द से लगता है, क्रीडति शब्द से। ठीक है, क्रीडति शब्द से हमें पता चलता है कि काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो क्रीडति हमारा क्या है, क्रिया शब्द है। क्रीडति हमारा एक क्रिया शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार छात्र है पठती में पठती क्रिया शब्द है, और मोहन है लिखती में लिखती क्रिया शब्द है, सह गच्छति में गच्छति क्रिया शब्द है। तो जो हमारी ये रेखांकित शब्द है, इन शब्दों से हमें काम का पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है। तो ये हमारे रेखांकित शब्द क्या हैं, क्रिया शब्द हैं। तो यही बात नीचे बोली गई। उपयुक्त वाक्यों में क्रीडति, पठती, लिखती और गच्छति क्रिया शब्द हैं जिनसे क्रम से हमें खेलने, पढ़ने, लिखने और जानने का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया हमारा धातु रूप। धातु रूप किसे कहते हैं? धातु रूप कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, मूल रूप क्या होता है, जहाँ से वो क्रिया बनी है। ठीक है, जहाँ से क्रिया बनती है, जिस शब्द से क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्रिया का कहते हैं, मूल रूप कहते हैं, और उसी मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे हमारी है पठती है, ये पठती हमारे क्रिया शब्द है, पठती, जिसका अर्थ होता है पढ़ रहा है। तो ये पठती क्रिया शब्द किस धातु से बना है, पठ धातु से, यानी कि पठ शब्द से, यह पठ शब्द से हमारा पठती जो क्रिया शब्द है बना है। पठ शब्द में तिप प्रत्यय जुड़ करके पठती हमारा शब्द बनता है, क्रिया शब्द। तो ये पठ जो है ये पठती का क्या है, मूल रूप है, क्योंकि पठ शब्द से ही प्रत्यय जुड़ करके पठती शब्द बनता है। ठीक है, तो पठ शब्द की पठती का क्या है, मूल रूप है, और इसी मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो पठ है ये पठती शब्द की क्या है, धातु है। ठीक है, अगर हम से कोई पूछे कि पठती में कौन सी धातु है, तो हमने लिखना है पठ धातु। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी एक लकार में हमारे 9 शब्द बनते हैं, जैसे पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता है, पठत, पठामी, पठावा है, पठाम है। ये 9 शब्द हमारे किस शब्द से बने हैं, सारे पठ शब्द से। तो पठ क्या है, इनका मूल रूप है, और इसी मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जैसे क्रीड खेलना, पठ पढ़ना, लिख और गम, ये सारी क्या हैं, धातुएं हैं। और जब इनसे जो क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे क्रीड से क्रीडती, पठ से पठती, लिख से लिखती, या फिर गम से गच्छती, वो सारी क्या है, हमारी क्रिया शब्द होंगे। ये हमारे मूल शब्द हैं, इन्हें हम धातु कहते हैं, या फिर हम इन्हें क्रियामूल भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि अतः ही इन्हें क्रियामूल भी कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारी पठ, लिख, गम, क्रीड, ये सारी क्या हैं, धातुएं हैं, और ये धातुओं को हम क्रियामूल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया के क्या होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है, मूल मतलब मुख्य होते हैं, मुख्य रूप होते हैं क्रिया के, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें क्रियामूल के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि क्रिया की रचना करने के लिए क्रिया के इन मूल रूपों में तिंग आदि प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि जैसे हमारे यहाँ पर पठती, पठता है, पठंती, ये 9 शब्द बने हैं, पठसी, पठता है, पठत, पठामी, पठावा है, पठाम है।
ठीक है। ये किस शब्द से बने हैं सारे? पट शब्द से। तो ये पट शब्द से किस प्रकार बने हैं? पट शब्द में तिंग प्रत्यय जोड़ करके बनाए गए हैं। तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 9, ठीक है। और इन 9 प्रत्ययों को जोड़ करके यहाँ पर 9 शब्द बनाए गए हैं। वे 9 प्रत्यय हमारे होते हैं तिप तस झी, ठीक है। जी हमारे प्रथम पुरुष के होते हैं, एक वचन में तिप जुड़ेगा, ठीक है। पट शब्द से कौन सा शब्द प्रत्यय जुड़ेगा? तिप। तिप जुड़ करके हमारा पठती रूप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जुड़ेगा तस, द्विवचन में तस प्रत्यय जुड़ेगा, तस प्रत्यय जुड़ के हमारा पठतः शब्द बन जाएगा। और उसके बाद बहुवचन में जी प्रत्यय जुड़ जाएगा, जी का फिर जी जुड़ के हमारा पठंती शब्द बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रत्यय होते हैं मध्यम पुरुष के सिप थस थ। एक वचन में सिप जुड़ जाएगा यहाँ पर पटसी में, और पठतः में थस, और बहुवचन में थ, ठीक है। और उत्तम पुरुष के हमारे होते हैं मिप वस मस, ठीक है। यहाँ पर मिप जुड़ता है, जुड़ करके पट से पट धातु से मिप प्रत्यय जुड़ करके पठामी बनता आता है, ठीक है। और वस जुड़ करके हमारा पठावा है, और मस जुड़ करके हमारा पठामा है, जो शब्द बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहता है कि क्रिया की रचना करने के लिए क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में, जैसे हमारे पर पठ धातु क्या है, इसका क्रिया का मूल रूप है, इसमें क्या जोड़ जाते हैं? तिंग प्रत्यय जोड़ करके रूप बनाए जाते हैं, क्रिया रूप बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 9। इस प्रकार हमारे प्रत्येक लकार में 9 शब्द बनते हैं, ठीक है। और यही प्रत्यय हमारे लट लकार में, लंग लकार में, लिट में, प्रत्येक लकार में यही प्रत्यय हमारे जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन उपयुक्त क्रिया शब्द रूपों में पट एक ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में मिलता है, यानी कि जो हमारे 9 रूप है ये, ठीक है, जो 9 रूप बनाए गए हैं, इन सभी में जो पट है वो सभी में एक समान रूप से लगा हुआ, सभी के आगे पट जुड़ा हुआ है। अतः सभी क्रिया रूपों में समान रूप से आए हुए इस पट धातु को, पट शब्द को ही धातु कहा जाएगा, ठीक है। जो इसमें सभी में समान रूप से जुड़ा हुआ है पट शब्द, यही हमारा क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, क्योंकि ये सभी का क्या है? मूल रूप है। सभी क्रियापदों का ये हमारा मूल रूप है, और मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लकार। लकार किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में काल और स्थिति को लकार कहते हैं। काल को आपको पता है क्या होता है? समय, ठीक है। कौन सा समय है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, या भविष्यत काल है। और स्थिति, क्या स्थिति है? कोई काम कैसे कर रहा है, मतलब आदेश दे रहा है, या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन दे रहा है, ठीक है, या फिर वो परामर्श दे रहा है किसी को, वो कितनी होती है? स्थिति। या तो इस काल और स्थिति को हम क्या कहते हैं? लकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आगे कहता है संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं संस्कृत में? कुल 10, ठीक है। 10 लकारों में से मुख्य रूप से 5 लकारों को ही प्रयोग में लाया जाता है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10, ठीक है। कुल लकार तो होते हैं 10, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग कितने लकारों का होता है? 5 लकारों का, जो आपने याद किए, लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग। इन 5 का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में आगे बता गया कि लट लकार का प्रयोग कहाँ पर होगा, लंग का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और लिट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले दिया गया कि लट लकार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वर्तमान काल में, ठीक है। तो यहाँ पर इस लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया होता है। यदि लट लकार के क्रियापदों के साथ सम शब्द जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो भूतकाल के अर्थ को, लट लकार भूतकाल के अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका है पठती, यहाँ पर दिया गया सह पठती, तो पठती हमारा लट लकार का रूप है, पठती, ठीक है। एक वचन में बनता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में वह पढ़ता है। तो यहाँ पर ये वर्तमान काल का अर्थ प्रदान करता है। अगर इस पठती शब्द के बाद हम सम शब्द भी लिख दें, जैसे सह पठती सम, तो ये सम लगने से लट लकार का जो रूप है ये भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है। जैसे वह, सह पठती सम का अर्थ हो जाएगा वह पढ़ता था, और सह पठती का अर्थ है वह पढ़ता है, ठीक है। तो सम लगने से जो लट लकार है वो भूतकाल के अर्थ को व्यक्त करता है, ये बात आपने ध्यान रखनी, ठीक है। और लट लकार का प्रयोग कहाँ मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है?
वर्तमान काल में। दूसरा है हमारा लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग हमारा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। भूतकाल क्या होता है, जो काम पूरा हो चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे इस लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, जैसे में दिया गया जैसे सह अपठत। अपठत हमारा क्या बनता है, लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो सह अपठत का अर्थ हो जाएगा वह पढ़ा या उसने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस के लिए, भविष्यत काल के लिए। जो काम भविष्य में होगा, आगे आने वाले समय में जो काम होना है उसे हम फ्यूचर टेंस या भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। तो इस लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है, जैसे सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सह पठिष्यति, पठिष्यति हमारा क्या बनता है, लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो इसका अर्थ हो जाएगा भविष्यत काल में वह पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लोट लकार। तो लोट लकार आज्ञार्थक। क्या आता है ये, आज्ञार्थक, यानी कि आदेश देने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इस लकार का प्रयोग आज्ञा, उपदेश देना हो किसी को या फिर आदेश देना हो आदि अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो, यहाँ पर उपदेश दिया गया कि सदा सत्य बोलो, ठीक है। आगे जैसे सह सुखी भवतु, वह सुखी हो। तो इन दोनों अर्थों में किसका प्रयोग किया गया है, लोट लकार का। उसके बाद आता हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से चाहिए अर्थ में किया जाता है। जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो इन सभी अर्थों में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस लकार का प्रयोग निमंत्रण, ठीक है, आज्ञा देने के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोट लकार के स्थान पर निमंत्रण, किसी को निमंत्रण देना है, बुलावा के देना है, या फिर चाहिए अर्थ में। मुख्य रूप से तो इसका चाहिए अर्थ में होता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वयम स्वदेशम रक्षेम, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। रक्षेम हमारा कहाँ पर बनता है, विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष के बहुवचन में, रक्षेम, रक्षेव, रक्षेम, ठीक है। इसी प्रकार छात्रः प्रातः उत्थाय पठेयु, छात्रों को सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। तो पठेयु हमारा कहाँ पर बनता है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, विधिलिंग लकार में। इसका प्रयोग क्यों किया गया यहाँ पर, पढ़ना चाहिए, चाहिए अर्थ प्रदान करने के लिए या प्रकट करने के लिए यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आगे धातुओं के प्रकार। जितनी हमारी धातुएं होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से जो धातुएं होती है वो दो ही प्रकार की होती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से कौन कौन सी, परस्मैपदी धातुएं और आत्मनेपदी धातुएं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके रूप परस्मैपद में बनते हैं और आत्मनेपद में। उन धातुओं को हम उभयपदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी कि जिन धातुओं के रूप दोनों पदों में बनते हैं, परस्मैपद में भी और आत्मनेपद में भी, तो उन धातुओं को हम उभयपदी धातुएं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी धातुएं हैं जो तीन भागों में बांटी गई है, परस्मैपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातुएं और उभयपदी धातुएं। जितनी आपने अभी तक 6th और 7th में धातुएं याद की है वो सारी परस्मैपदी धातुएं थी, ठीक है। जैसे आपने पठती, पठते, पठंती याद किए हुए हैं, ये सारी परस्मैपदी धातुएं थी। और उभय आत्मनेपदी धातुओं के रूप अलग चलते हैं, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि इन धातुओं में से 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में कुछ परस्मैपद धातुएं ही निर्धारित की गई, यानी कि आपके सिलेबस में केवल परस्मैपद धातुएं ही लगाई गई हैं। और इसलिए हम यहाँ पर परस्मैपद धातुओं के बारे में ही विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे हमारा पुरुष। पुरुष के बारे में कहते हैं संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनके बारे में मैंने आपको 6th में भी अध्ययन करवाया था और 7th में भी। तो एक बार फिर से इनकी रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं हम, जिसके विषय में कोई बात कही जाए और जो वहाँ पर उपस्थित न हो। यानी कि जैसे कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और वो वहाँ पर उपस्थित न हो तो वो हमारा क्या होगा,
प्रथम पुरुष कहलाएगा, जिसे हम हिंदी में अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, थर्ड पर्सन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में हम इसे प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे सह शब्द हो गया तऊ ते, यानी कि वह वे दो और वे सब, और सा ते ता ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह वे दो वे सब। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जितने भी हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम या फिर पशु का नाम, वो सारे हमारे प्रथम पुरुष में ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है, जिसकी कोई बात कही जाए, जिसको कोई बात कही जाए, जैसे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो जिसको बात कही जा रही है या जो बात को सुन रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। और उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, त्वम यानी कि तुम, युवाम तुम दोनों, या फिर तुम सब, यूयम तुम सब। तो त्वम, युवाम और यूयम ये हमारे क्या होते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं किसी, तो जिससे हम बात अपनी बोल रहे हैं या जो हमारी बात को सुन रहा है, उसके लिए हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, तुम दो या फिर तुम सब, त्वम युवाम यूयम। तो जो हमारा जो युष्मद शब्द है ये हमारा किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है, जो आपने अभी अध्ययन किया है। ठीक है, आगे हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हमारे आते हैं कि बात कहने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि जो बात कर रहा है या जो बात को बोल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा उत्तम पुरुष होता है। और वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो हमारे क्या होते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, जैसे अहम, आवाम और वयम, ये हमारे क्या है, उत्तम पुरुष हैं। ठीक है, आगे हमारा ध्यातव्यम। ध्यातव्यम यानी कि ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना सिर्फ हमें कि जो अस्मद यानी कि जो मैं वाले शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम, और युष्मद तुम वाले, त्वम, युवाम, युयम, इन दोनों को छोड़कर जो शेष सभी शब्द हैं वो प्रथम पुरुष में ही आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पुरुष के विषय में। तो पुरुष के विषय में अपने क्या ध्यान रखना है, जो अस्मद शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम, वो हमारे उत्तम पुरुष होते हैं। और युष्मद, त्वम, युवाम, यूयम, ये हमारे मध्यम पुरुष होते हैं। और इनके अलावा जितने भी शब्द बचते हैं, चाहे संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं, वो सब हमारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा वचन के बारे में आप जानते ही हैं कि संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के वचन होते हैं, हिंदी में हमारे 2 ही वचन होते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हमारा द्विवचन नहीं होता, संस्कृत में हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारे वचन है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है वो एक वचन होते हैं, जिनसे 2 का बोध होता है वो द्विवचन में आएंगे, और जिनसे 2 से ज़्यादा व्यक्ति वस्तुओं का पता चलता है वो हमारे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या लिखा हुआ, ध्यातव्य। ध्यातव्य में ध्यान देने योग्य है। कहते हैं क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार ही प्रयोग होते हैं। ये मैंने आपको संस्कृत अनुवाद में बताया था कि कर्ता का जो पुरुष होगा वही हमारा क्रिया का पुरुष होगा, और जो कर्ता का वचन होगा वो भी हमारा क्रिया का भी वचन रहेगा। ठीक है, तो क्रिया के जो पुरुष और वचन होंगे वो कर्ता के अनुसार ही होंगे। कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, मान लीजिए कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की प्रयोग की जाएगी। कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की प्रयोग की जाएगी। कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया मध्यम पुरुष की, कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की प्रयोग की जाएगी। इसी प्रकार वचन, कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, ठीक है, और कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग की जाएगी, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए लट लकार में सह पठती, पहला वाक्य बना गया सह पठती वह पढ़ता है, तो सह हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो इसके साथ पठती जो लगाई गई क्रिया यह भी क्या सी है, प्रथम पुरुष एक वचन की। इसी प्रकार तऊ पढ़ता है वे दोनों पढ़ते हैं, तो तऊ क्या हमारा प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इसके साथ की जो क्रिया लगाई गई है वो भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की लगाई गई है, पढ़ता है। और इसी प्रकार ते पठंती, ते हमारा किस में आता है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है, तो इसके साथ जो क्रिया लगी है पठंती, ये भी कैसी है, प्रथम पुरुष के बहुवचन की। ठीक है, यानी कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की प्रयोग की जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष का कर्ता हमारा होता है त्वम, तो त्वम के साथ हमारी जो क्रिया लगेगी वो मध्यम पुरुष के एक वचन की लगेगी, जो हमारी क्या बनती है, पटसी, त्वम पटसी, तुम पढ़ते हो। इसी प्रकार युयम, युवाम पढ़ता है और युयम पठत
आपके रूप बनेंगे। ठीक है, तो अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है, जैसे अहम किस में आता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष के एक वचन की प्रयोग होगी, अहम पठामी। इस प्रकार द्विवचन में आवाम पठावे और इसी प्रकार बहुवचन में वयम पठामः। ठीक है, आगे फिर लट लकार भूतकाल में, यदि लंग लकार, यहाँ पर लट लिखा हुआ है, लंग लकार लिखना था। लंग लकार भूतकाल में वाक्य बनाकर दिखाए गए हैं। सह अपठत, उसने पढ़ा। ठीक है, तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, और ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। ठीक है, फिर आगे है त्वम अपठः, तुमने पढ़ा या तूने पढ़ा। ठीक है, या उसने पढ़ा, सॉरी तुमने पढ़ा है, तुमने पढ़ा। ठीक है, युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, और यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। और इस प्रकार आपका हो जाएगा अहम अपठम, मैंने पढ़ा। ठीक है, और हम दोनों ने पढ़ा आवाम अपठाव, और हम सब ने पढ़ा वयम अपठाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान देनी आपने रखनी है बात वो है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की। कर्ता अगर आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी। कर्ता अगर आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो आपने ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसी प्रकार लट में होगा, इसी प्रकार लंग में, और इसी प्रकार लिट लकार में। कोई भी लकार हो, ये नियम आपका सेम रहेगा कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार लिट लकार में आपको हो जाएगा, जैसे वह पढ़ेगा सह पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे तौ पठिष्यतः, और वे सब पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति। ठीक है, तुम पढ़ोगे या तू पढ़ेगा, तुम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यत। ठीक है, तुम सब पढ़ोगे, यूयम, ये युवाम पठिष्यत है, और ये बनेगा आपका यूयम पठिष्यत। ठीक है, मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे आवाम पठिष्यावै, और हम सब पढ़ेंगे वयम पठिष्यामि। इस प्रकार आपका लोट लकार में हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपका विधिलिंग लकार में। लोट लकार का प्रयोग किस लिए होता है, आज्ञा देने की। जैसे वह पढ़े स पठतु, तुम वे दोनों पढ़ें तौ पठताम, वे सब पढ़े ते पठन्तु, तुम पढ़ो त्वम पठ, युवाम, तुम दोनों पढ़ो युवाम पठतम, और तुम सब पढ़ो यूयम पठत। ठीक है, और मैं पढ़ूँ, मैंने कि आज्ञा लेनी है मुझे कि मैं पढ़ूँ सर, तो अहम पठामी, मैं पढ़ूँ, हम दोनों पढ़ें आवाम पठाव, और हम सब पढ़ें वयम पठाम। ठीक है, इस प्रकार हमारा विधिलिंग लकार में हो जाएगा। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, स पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तौ पठेताम, और उन सब को पढ़ना चाहिए, ते पठेयु। ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेहि, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, युवाम पठेतम, और तुम सब को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, और हम सब को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। ठीक है, तो इनसे ये सेंटेंस बना के आपको दिखाए गए हैं, वाक्य बना करके। आगे आपको दिया गया है प्रश्मी पद धातुएं जो आपके सिलेबस में है, उनसे कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे लट लकार में आपसे ती तह अंति, सी थ थ, सी थ थ, और मी वह मैं, ये प्रत्यय जुड़ के आपके लट लकार के रूप बनते हैं। लंग लकार में आपके तयाताम न, ठीक है, अह तम तह, और मैं वह मैं, इस प्रकार ये प्रत्यय जुड़ करके आपके लंग लकार के रूप बनते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको रूप बताए थे तिंग प्रत्यय, ये वही मूल रूप से शब्द के साथ जुड़ते हैं मुख्य रूप से, बाद में ये उनके ये परिवर्तित होकर के ये रूप बन जाते हैं। ठीक है, चेंज होकर के ये रूप बन जाते हैं। जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो सभी लकारों में वही प्रत्यय जुड़ते हैं, तिप तस जी, सिप तस तय, और मिप वस मस। ठीक है, तो ये सारे प्रत्यय आपने देख लिए। लिट लकार में आपके जैसे सियति सियते सियंती। ठीक है, और लोट में आपके तू ताम न तू। ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे विधिलिंग लकार में, जैसे तय पठेत का बन जाएगा, पठेत का तय प्रत्यय जोड़ दिया इन्होंने, पठेताम ताम, और पठेयु में यू। ठीक है, तो
ये आपके उनके प्रत्यय दिए गए कि मूल शब्द से कौन सा प्रत्यय जुड़ करके हमारा धातु रूप क्रिया रूप बनता है। ठीक है, तो आगे हमारे कुछ यहाँ पर धातुएं दी गई हैं, इन सभी धातुओं को आपने एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, 22 धातुएं आपको यहाँ पर इस पाठ में दी गई है ये, तो ये आपको पहले मैंने याद भी करवाई हुई है, पढ़ाई भी हुई है, इनको एक बार आपने रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद अभ्यास में आपसे इन्हीं धातुओं के लिए स्थान दिए गए, उनको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आज के पाठ में सिर्फ इतना ही, बाकी इसके अभ्यास का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।